नमस्कार, जयस टीवी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। आज हम अपने मिथिला के महान विभूतियों से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं ये यूआर कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर परमानंद मिश्र जी। तो आज हम इनसे बात करते हैं। सर आपकी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आपकी मतलब कि साहित्यिक ये यात्रा कैसी रही है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपने बहुत उतार चढ़ाव इस क्रम में देखा होगा, तो इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, साहित्य मेरा जन्मजात संस्कार है और शुरू में 9th तक मैंने विज्ञान पढ़ा, विज्ञान का छात्र था और मैंने अनुभव किया कि गणित में कम अंक आते थे, हिंदी में अच्छे अंक आते थे। और तब मैंने स्वयं निर्णय लिया, उस समय विज्ञान पढ़ने की एक होड़ लगी थी हमारे समय में। ये 63-64 की बात मैं करता हूं। पिताजी भी चाहते थे कि ये बने, विज्ञान के छात्र बने। स्वयं पिताजी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उनका जो कुछ है वो उनकी देन। जितना कुछ मैं आपको सुना रहा हूँ या कह रहा हूँ, उसमें कुछ घटा ही है, बढ़ा नहीं। बचपन में गोद में लेकर के और पढ़ाते थे, श्लोक पढ़ाते थे। और याद है, हरिश्चंद्र नाटक बाद में मैंने पढ़ा, पहले उसका जो गंगा वर्णन है वो समूचा बाबूजी ने बढ़ा दिया हमको 5-6 वर्ष की अवस्था में। नभोज्वल जलधार हारही रखसी सोहती, बीच बीच छहरती बूंद मध्य मुक्ता मणि पोहती। तो ये बहुत लंबा है। तो और फिर संस्कृत के बहुत सारे श्लोक। मिथिला है, मिथिला शक्ति की का पीठ है और यहाँ शक्ति की उपासना। पिताजी विश्वनाथ के भक्त थे और विश्वनाथ के भक्त थे। तो यहाँ तो खल्ली दड़ाते हैं उदयनाचार्य की डीह की मिट्टी लेकर के और श्लोक पढ़ाते हैं। सबसे पहले मैंने भी अपनी पोतों को पढ़ाया है। साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी, उग्रेण तपसा लब्धो जया पशुपतिपति। क्या थोड़ा अर्थ कर देता हूं, क्या भाव है। शक्ति की जो शक्ति का वो क्या अर्थ करें। शक्ति का अर्थ आप पर्यायवाची कहते हैं, ताकत है और ताकत शक्ति। लेकिन शक्ति का विश्लेषण करने के लिए कोई दूसरा शब्द अभी स्मरण में नहीं आ रहा है और मुझको लगता है कि संभव नहीं। आदि शंकराचार्य और ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दौर के साहित्य में और आपके समय के साहित्य में क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, बहुत अंतर है। क्या परिवर्तन देखने को? बहुत परिवर्तन है। मेरे समय में जो लोग थे वो लोग मेरे समय में नहीं रहे। मेरे समय से पहले जो लोग थे, और उस समय के लोग साहित्य को साधना समझते थे, तपस्या समझते थे। सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका सेल्फ स्टडी, अपना अध्ययन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उस समय लिखते थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बीए, ये बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये जो लोग थे, डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग थे। कवियों में छायावाद का युग आ गया था और छायावाद के स्तंभ चतुष्ट है जयशंकर प्रसाद,
आदि वर्मा, निराला, पंत आदि का जो स्तर था, उनका जो ज्ञान था, वो डिटोरिएशन में हमारे युग में आते आते मैंने देखा और बड़ा गर्व होता है अपने सौभाग्य पर कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री भी आते थे यहाँ कभी कभी। आरसी बाबू का निवासी मेरे घर पर था, यहीं का आरसी प्रसाद सिंह का निवासी यही था, क्योंकि पिताजी वैद्य भी थे और संस्कृत में बाबूजी श्लोक रचना करते थे, संस्कृत में श्लोक रचना, तो बड़ा सुललित, बोधगम्य, विद्वता की पराकाष्ठा थे। तो आरसी बाबू को संस्कृत में कहीं उलझन महसूस होती थी तो बाबू से मिलते थे, ऐसे बैठे थे उसनाते भी, लेकिन साहित्य के संदर्भ में आरसी बाबू को अगर परामर्श की आवश्यकता होती थी तो मेरे पिताजी आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री थे। बाद में चंद्रभानु सिंह आए, दरियामी सुपौल जिला में है, वहां पटने में बहुत लोग थे, लेकिन डॉक्टर श्री रंजन सूर्यदेव राष्ट्रभाषा परिषद में थे। इन लोगों के संस्कार से मैं अनुप्राणित और उन लोगों के कई सारे पत्र, उस समय क्या लाजवाब बात थी साहब, अभी आप हम लोग बात कर लेते हैं और हवा में बात उड़ जाती है। जब पत्र आता था, चिट्ठी आती थी, तो उसको मैंने धरोहर के रूप में रखा। कभी आप आए, समय मिले तो मैं दिखाऊं आरसी बाबू के पत्रों को। मैंने एक बार लिखा था कि ये जनवरी में आप तो परंपरा अपना हमारा भारतीय नववर्ष क्या है ये कितने लोग जानते हैं, तो मैंने लिखा कि आंग्ल नववर्ष में मैं आपको साधुवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। तो मैंने लिखा कि पहला व्यक्ति आप हैं जिन्होंने यह कहा है हमको कि अंग्रेजों का यह नववर्ष है। हमारा स्वभाव है, हम सबके सुख में सुखी होते हैं, सबके सुख में सुखी होते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दौर में जो युवा वर्ग, खास करके जो युवा पीढ़ी हमारी है, वो अगर साहित्य के प्रति जुड़ना चाहते हैं तो फिर उसके लिए किस दिशा का चयन करना चाहिए साहित्य के क्षेत्र में? सबसे बड़ी चीज है साहित्य में वह है व्यक्ति की अपनी रुचि और रुचि के प्रति समर्पण। जिसके अंतःकरण में स्वतः रुचि नहीं होगी उस तरफ जाने की, तब तक वो काम सफल नहीं होगा। कहीं न कहीं उसमें मिक्सिंग होगा, और जहां मिक्सिंग होगा ना तो वहां प्योरिटी नहीं रहेगी, वहां गुणवत्ता नहीं रहेगी, टकसाल नहीं होगा। अभी आपको देखिए, कवियों की भरमार लगी हुई है, और उस कवि की भरमार में क्या है, हम आगे हम आगे हम आगे हम आगे, हमारा नाम ज्यादा हो तो नहीं तो रोज लोग देखते हैं अपना फोटो, अपनी कविता, अपना कुछ, आज सुविधा भी है, यहाँ व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं कि हमारा फोटो आप देखिए, हमारी ये कविता देखिए। कुछ लोगों को अभ्यास है कि ये जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, कुछ लोग रोज कुछ न कुछ उपदेश बांटते हैं, कुछ न कुछ उपदेश आजकल लोग बांट रहे हैं। अच्छा है, अच्छी बात आप कहते हैं, लेकिन आप कहने वाले का असर कहां हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है? आप तो कहते हैं अच्छी बात, सत्य बोलो, राष्ट्रभाव रखो, माता पिता की सेवा करो, धर्म का पालन करो, आप बहुत अच्छा कहते हैं, परंतु आप कितना करते हैं? देखिए, भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा कि शास्त्राण्य धीत्यापि भवन्ति मूर्खा जस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान सुनिश्चितम औषध मातुराणाम
न नाम मार्गे न नाम मात्रेण करोत्य रोग। कितना स्पष्ट, कितनी सही बात कही कि शास्त्र पढ़कर भी लोग मूर्ख हो रहे हैं, क्योंकि जो क्रियावान पुरुष हैं वे ही विद्वान होते हैं। और संस्कृत में भी तो कहा गया है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा हाँ। शास्त्रम तस्य करोति किम योजना बिल्कुल 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 उसी को कहा कि जो शास्त्र पढ़कर भी लोग मूर्ख हैं, जो क्रियावान पुरुष हैं, सत्य बोलना चाहिए कहते हैं। अच्छी बात है, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हम सत्य बोलते हैं क्या? अगर ऐसा नहीं है, वाणी है मन से, वचन से और कर्म से बेल अगर नहीं खाती है तो उसका कोई अर्थ नहीं। उदाहरण दिया उन्होंने, कितना अच्छा उदाहरण दिया कि शास्त्र पढ़कर भी लोग मूर्ख होते हैं। कैसे? जैसे किसी रोग का अच्छा औषध हम जानते हैं, किसी रोग का औषध अच्छा हम जानते हैं कि इस रोग से, इस औषध से यह रोग मुक्त होता है, लेकिन उस अच्छे औषध को केवल सुना देने से व्यक्ति का रोग मुक्त नहीं होगा। जब तक औषध सेवन नहीं करेगा तब तक। तो इसीलिए आचार, विचार और उच्चार तीनों का मेल नहीं होगा तो नहीं होगा। आज जो साहित्य में बात हो रही है वहां अहम विकसित हो रहा है। मुझको ही सब जाने, मुझको विद्वान कहे, चाहे हमको जो आता हो। परिणाम यह हो रहा है कि जिस हिंदी साहित्य को बनाने के लिए हमारे देश